तो कॉमर्स में वस्तु का उत्पादन और उसके बाद जब लास्ट में उपभोक्ता, वस्तु के उत्पादन से उपभोक्ता तक जाने की जितनी भी क्रियाएं वो सारे कॉमर्स के अंदर आता है। जब भी इंसान कुछ खरीद रहा है और फिर बेच रहा है तो वो क्या उसका मोटिव होता है? मोटिव यही होता है कि वो लाभ कमाना चाहता है। बेचने और खरीदने में जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, ये सब क्या होती है? व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं। तो दोनों वर्ड्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो वही है कॉमर्स। जाहिर सी बात है, जहाँ पैसा वहाँ कॉमर्स का जॉब होगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि एयरफोर्स जो चल रहा है या फोर्स जो चल रहा है वो बिना पैसा के चल रहा है। वहाँ पे भी तो पैसे के हिसाब किताब करना होगा, यानी वहाँ पे भी अकाउंटेंट का जॉब होता है। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं और क्लास 12th का एग्जाम दिए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे क्लास 11th कॉमर्स से स्टार्ट करने वाले हैं, जी हाँ, कॉमर्स स्ट्रीम अगर आप ले रहे हो तो आज हम लोग कॉमर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है इन फ्यूचर। तो हमारे साथ कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम की पूरी फैकल्टी यहाँ पे उपस्थित हैं। सौम्या मैम बीएसटी आप सभी को पढ़ाती हैं, छोटू सर इकोनॉमिक्स और विजय मिश्रा सर आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। थैंक यू सर। तो सौम्या मैम आपसे स्टार्ट करते हैं, कॉमर्स क्या होता है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर कॉमर्स का बच्चे बड़ा गलत अर्थ निकालते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि कॉमर्स का मतलब एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन कॉमर्स थोड़ा सब्जेक्ट से भी अलग है। मतलब ये सिर्फ सब्जेक्ट या एक डिसिप्लिन या एक पढ़ने वाला विषय नहीं है, बल्कि कॉमर्स का यदि आप मीनिंग या अर्थ जानोगे तो कॉमर्स दो शब्द से मिलकर के बना है। एक तो होता है व्यापार यानी ट्रेड, और एक होता है एड्स टू ट्रेड यानी व्यापार की सहायक क्रियाएं। लेकिन बेसिकली हम लोग क्योंकि पूरे कॉमर्स वाले यहाँ बैठे हुए हैं तो मेन बात यही होता है कि हम स्ट्रीम इसको लेते हैं। जैसे कि साइंस है, आर्ट्स है, वैसे ही कॉमर्स भी एक स्ट्रीम है। इसमें मुख्यतः 3 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं जो कह सकते हैं विशिष्ट सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं बीएसटी पढ़ाती हूं, व्यवसाय अध्ययन हो गया, फिर है हमारे सर जो हैं वो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया जिसे हम कहते हैं, अकाउंट्स होता है जो कि लेखा शास्त्र होता है। तो बेसिकली इस कॉमर्स जो स्ट्रीम है उसमें ये 3 सब्जेक्ट मुख्यतः पढ़े ही पढ़े जाते हैं। और ऐसे अगर आप मीनिंग देखोगे तो कॉमर्स क्या हो गया? कॉमर्स हो गया व्यापार यानी बेचना और खरीदना, ठीक है, कोई सामान बेच रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, वो हो गया। और इस बेचने और खरीदने में जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, ये सब क्या होती है? व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं। तो दोनों वर्ड्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो वही है कॉमर्स। जी मैम, तो मैम ने बहुत अच्छा कॉमर्स के बारे में बताया। छोटू सर, कॉमर्स जब कोई बच्चा लेता है, जैसे क्लास 11th स्टार्ट कर रहा है, तो बेसिकली जैसे मैम ने 3 सब्जेक्ट बताया, 3 सब्जेक्ट के अलावा भी तो सब्जेक्ट होते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट सर पढ़ने होते हैं कॉमर्स में? सर मैं एक करके सारे जो बच्चे के सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 11th के अंदर में या क्लास 12th के अंदर में, ये पेपर्स हैं। सबसे पहले लेखा शास्त्र आता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज है, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आता है, मैथ्स बच्चे लेते हैं, उनका ऑप्शनल होता है। कई सारे बैच, हाँ, कई सारे बच्चे नहीं लेते। उसके साथ में इंग्लिश का भी पेपर होता है बच्चों का। तो ये पेपर्स तो होते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, उद्यमिता जिसको बोलते हैं। तो ये सारे पेपर्स बच्चों को 11th में भी और 12th में भी पढ़ने मेन होते हैं। सर 3 ही सब्जेक्ट होते हैं? हाँ सर। अकाउंटेंसी जी सर। एंड बीएसटी एंड जी सर, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक है। बाकी 2 सब्जेक्ट आप ऑप्शनल ले सकते हो, मैथ्स के साथ जा सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो जानते हैं अकाउंटेंसी के बारे में विजय मिश्रा सर से कि अगर कोई बच्चा अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जर्नी आप क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट कर रहा है और उसको अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो कैसे वो स्टार्ट करेगा अकाउंटेंसी? तो सर आप देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं कॉमर्स के लिए तो कॉमर्स में वस्तु का उत्पादन और उसके बाद जब लास्ट में उपभोक्ता, वस्तु के उत्पादन से उपभोक्ता तक जाने की जितनी भी क्रियाएं वो सारे कॉमर्स के अंदर आता है। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि खरीदना बेचना, इसी पे पूरा कॉमर्स टिका हुआ है। तो अब बात होता है कि खरीदना बेचना, तो खरीदने बेचने में जब भी इंसान कुछ खरीद रहा है और फिर बेच रहा है तो वो क्या उसका मोटिव होता है? मोटिव यही होता है कि वो लाभ कमाना चाहता है। और जब वो लाभ कमाना चाहता है तो लाभ कमाना कितना कमाया वो कैसे पता चलेगा? उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन करना ही हमारा क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है। जी जी। अब ये हो गया। अब उसमें अकाउंटेंसी में आपने पूछा स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी यही होता है कि हम हमेशा से कहते आए हैं, जैसे हमारे बच्चे जानते हैं, पूरी के पूरे अकाउंटेंसी में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलते हैं। अकाउंटेंसी में सबसे हार्ड क्या होता है? क्वेश्चन समझना नहीं, क्वेश्चंस को एक बार में सही करना है। एग्जाम के प्रेशर में होता क्या, बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस लगाते हैं, क्लास में कर लेते हैं,
क्लास में क्योंकि उन्होंने सीखा है, क्लास में कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन एग्जाम का जब प्रेशर होता है, क्वेश्चंस लगाते हैं तो क्वेश्चंस एक बार में सही नहीं लगते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने सही करके आया और वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए मेरा स्ट्रैटेजी ये होता है, मैं बहुत पर्सनली ये फॉलो करता हूँ। बच्चे जानते हैं जो पुराने हमसे पढ़े हुए हैं कि लाइन बाय लाइन चीज़ों को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप से क्या करना होता है ना कि दिमाग एक सिंक्रो में आ जाता है, एक लाइन बाय लाइन। और जब चीज़ें लगातार एक ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से करते हैं तो वो सारे स्टेप्स याद हो जाते हैं। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और ऐसे एक एक करते हुए क्या होता है, एक बार में एकदम सटीक आंसर आ जाता है। और यही हम बोलते हैं, क्वेश्चन लगाना नहीं है, क्वेश्चन को सही करना नहीं है, क्वेश्चन को एक बार में सही करना है। जब क्वेश्चन एक बार में सही होने लगा तो अपने आप जो है सारे अच्छे नंबर आने लगे हैं। इसी तरह हम बोलते हैं अकाउंटेंसी में 90, 95 और 100 में से 100 भी ला जाएंगे। जैसे सर ने बताया कि स्टेप मार्किंग के क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको स्टेप्स पता है तो स्टेप मार्किंग के भी कोई यहाँ पे आपके नंबर्स मिलते हैं क्लास 12th में एग्ज़ाम में। तो सर जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो आपको बता दिए, जो भी एक्सपीरियंस है सर का, कि आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको आखिरी में आंसर लिखना है और उसको सर्कल बना देना है तो जिससे सामने वाले को लगे कि मेरा आंसर आ गया। तो मैम आप जो है बीएसटी के बारे में बताइए कि जैसे सर ने अकाउंटेंसी के बारे में बताया, तो बीएसटी अगर स्टार्टिंग से पढ़ना है तो बच्चा कैसे स्टार्ट करेगा बीएसटी? सर जब मैं 11th क्लास में थी, जी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उससे जोड़ करके देखती हूँ। जब हम 11th में थे तो हमारे लिए कॉमर्स बहुत नया था, है ना। ऐसे ही मुझे लगता है कि जो क्लास 11th में हमारे बच्चे गए हैं उनके लिए भी कॉमर्स काफ़ी नया है। यूपी बोर्ड में 10th में वो कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा, और डिटेल्ड में वो 11th में आते हैं, पढ़ते हैं। तो 11th में ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लम में रहता है, उसे समझ में नहीं आता है कि कौन सी किताब ले, कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम दे, क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करे, कैसे स्ट्रैटेजी बनाए। अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की, बीएसटी की, तो बीएसटी क्या है, एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, मतलब याद करने वाला, लिखने वाला सब्जेक्ट है बेसिकली। तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी बच्चे डरते किससे हैं सर? अकाउंट से। बिल्कुल मैम। और अकाउंट्स में न्यूमेरिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट्स में ऐसा ही है ना कि न्यूमेरिकल आ गए तो बच्चों को ये लगता है ना कि सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। थ्योरी में थोड़ा सा वो डरते हैं अरे नहीं नहीं, मेरा थोड़ा सा अलग है ओपिनियन। मेरा ये कहना है कि ना, क्या करते हैं कि उनको लगता है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, डायग्राम, ग्राफ, ये सब देखते हैं, तो पूरा टाइम वो क्या करते हैं ना, बस अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स लगा रहे हैं, या मैथ्स अगर लिया है तो मैथ्स कर रहे हैं। बीएसटी बेचारा एक साइड में किनारे बैठ जाता है। परफेक्ट बात बोला, ये ऐसा होता ही है। थ्योरी देखने का चक्कर में क्या होता है, एकदम लास्ट में अभी क्या है ना कि बच्चे फिर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब 3-4 महीने बीत जाते हैं 11th क्लास के आए हुए, मान लीजिए अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, और अप्रैल के बाद जब वो बच्चे जून में आता है, तब वो अरे बीएसटी तो पढ़ा ही नहीं मैंने, बीएसटी तो अभी देखा ही नहीं मैंने। और वो बच्चा क्या करता है, मंथली जब उसका टेस्ट होता है तो बच्चा परेशान, अब आकर कहता है कि मैम कैसे पढ़ें, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया है। क्योंकि बच्चे क्या, देखो भाई, सभी क्या है 100 मार्क्स का है ना जी सर। इसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं है, तो मैं तो ये नंबर्स नहीं लाने हैं। बिल्कुल, तो मैं तो ये कहती हूँ भाई, बीएसटी इजी तुम्हें अभी लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इजी रह जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई की, सही से टाइम टेबल नहीं बनाया, प्रॉपर रिवीजन नहीं किया, तो बीएसटी जैसा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए कह सकते भोकाल हो जाएगा। तो उसकी बड़ी मुश्किल होती है। तो मेरा कहना है कि आप सब्जेक्ट्स में सबसे पहले सिलेबस देखिए, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दीजिए, मतलब सबको इम्पोर्टेंस दीजिए। बीएसटी के लिए क्या करना है, नोट्स बनाना है, लिखना है, नोट्स बनाइए, और अपने हैंड रिटन नोट्स हों। मतलब ये नहीं कि किताब उठाया, किताब से देख लिया, पढ़ लिया, फिर किताब बंद कर दिया, फिर वही किताब के नोट्स को लिख लिया, हो गया। नहीं, मेरा कहना है किताब पढ़ो, किताब की हेडिंग्स को लिखो, फिर अपने खुद का जो तुम्हारे नोट्स मतलब तुम्हारे टीचर दे रहे हैं, तुम्हें कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, वीडियो तुम देख रहे हो, ऑनलाइन तुम पढ़ रहे हो, उसके बाद क्या करो, फिर उसको जो भी तुम्हें समझ में आता है उसको अपने शब्दों में लिखो, तब तुम पाओगे बीएसटी में नंबर। बिल्कुल ऐसा होता है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी है। होता ये है कि अगर आप अपने हैंडराइटिंग में चीज़ों को लिखते हैं ना, तो दिमाग उसको याद करने में ज़्यादा मदद देता है। अगर बुक्स को हाईलाइट करके आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता है। ये बात एकदम सही कहा सर एक और चीज़ है इसमें ऐड करना चाहूँगी, बच्चों को प्रॉब्लम रहती है मैम बीएसटी भूल जाते हैं, मतलब याद नहीं रहती है। तो मैं कहती हूँ भाई रिवीजन, तुम कोई भी चीज़ एक बार पढ़ते हो और फिर उसको क्या करते हो 2 दिन के लिए बंद कर देते हो,
2 दिन नहीं देखते उस चीज को। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिस सर, मतलब यही होती है स्ट्रैटेजी। जैसे मान लो मैंने पढ़ाया स्कूल में, आपने पढ़ा, उसके बाद आप शाम को जब आते हो और सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको क्या करना चाहिए सर, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, आपको ये देखना चाहिए कि जो भी आज क्लास में पढ़ाया गया है उसको हमें डेली बेसिस पर अपने से कंप्लीट करना है, मतलब खुद से पढ़ना है और उसका नोट मेकिंग करना है। जी मैम। आप नहीं करोगे तो फिर बच्चे आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। जो भी आप क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उसको क्या करना है, 2-3 दिन बाद एक बार वापस से रिवीजन करना है। ऐसा ना हो कि आप अभी पढ़ रहे हो तो सीधा एग्जाम में रिवीजन कर रहे हो, तो एक दिन में आप सारी चीजें समराइज नहीं कर पाओगे, एग्जाम में याद नहीं रख पाओगे। तो आप ऐसा करो, 2-3 दिन बाद वापस से आप रिवीजन कर लो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस बहुत लेंदी लग रहा है जिसमें आप बीच बीच में अटक रहे हो तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हो गए, थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो गए, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। तो छोटू सर, आप इकोनॉमिक्स का एक बार बता दीजिए कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या उसके मतलब कि अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा है तो कैसे स्टार्ट करेगा? मुझे लगता है सर इकोनॉमिक्स कोई पढ़ने की सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो हमेशा इसको जिया हूँ। जी जी। मुझे जो पॉइंट ऑफ व्यू मिला ना सर इकोनॉमिक्स के ऊपर में, वो थोड़ा अलग था। मैं कहीं पर भी दुकान से कुछ खरीदारी कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए ऐसे ही, तो मुझे एक नज़र आता था इकोनॉमिक्स वहाँ पर कि मैं पैसे लेकर के जा रहा हूँ तो बिना पैसे के लोग लेन देन कैसे करते होंगे। पहले जी। लोग कहते हैं कि पहले पैसा नहीं था, बाद में पैसा आया। पहले तो सर मुझे ये ऐसा- चीज़ें वहाँ से दिखनी शुरू हुई थी। पहले तो सर ऐसा था कि आप, मेरे पास कुछ सामान है, आपके पास कुछ सामान है, तो मैं हाँ, आपको दे देता हूँ, आप हाँ, इधर दे दो। वस्तु विनिमय प्रणाली बोल देते थे हाँ जी, इसको। हाँ जी, इसका बट भी वही नजरिया मुझे ना सर पहली बार वो तब नजर आया था जब एक वाक्य मैं बताना चाहता हूँ आपको जी, जी। कि मुझे ना वो खाद का फर्क नहीं समझ में आता था कि यूरिया खाद क्या होता है, डीएपी क्या होता जी, है। ये गाँव में था जब, तो प्रचलन ये मुझे समझ नहीं आता था कि ये खाद में अंतर क्या है बेसिकली। तो जब मुझे दुकान भेजा जाता था खरीदने के लिए, तो मुझे समझ आता था कि कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो पैसे आखिर में पे क्यों करना है, उसके बदले में कुछ दूसरी चीजें नहीं दी जा सकती क्या? तो वो मेरे नजरिया पहले आया। बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, आई थिंक बार्टर सिस्टम बोला जाता है उसको। तो मैंने क्लास 9वीं में पढ़ा, फिर 9वीं क्लास में मैंने पढ़ा कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। फिर वहां से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब मिला कि मुद्रा का बेसिकली आविष्कार अभी जो हम लोग नोट के रूप में देख रहे हैं या फिर एटीएम कार्ड के रूप में देख रहे हैं, जिसको प्लास्टिक मनी भी आजकल बोला जाता है, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो लोग कैसे लेन देन करते होंगे, वही वस्तु विनिमय प्रणाली। एक जवाब वहां पर ये मिला कि मुद्रा का आविष्कार बेसिकली क्रमिक रूप से हुआ है, लगातार नहीं हुआ है। तो ये जो नजरिया मेरे अंदर शामिल होते चला गया ना 9th के बाद से ही, तो मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स कोई पढ़ने की चीज नहीं, इसको समझने की चीज है, इसको आसपास में देखने की चीज है। तो मैं विजुअलाइज करता हूं जब भी कोई चीज पढ़ता हूं। और मेरी एक खास बात रही है कि बच्चे अगर इस चीज को फॉलो करना चाहें तो हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं कि मैं जब भी किताब का एक लाइन पढ़ता हूं तो मेरी वो एक लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं वो बच्चा रहा हूं कि आखिर में ये लाइन लिखा ही क्यों, ये सेंटेंसेस पूरा लिखा क्यों। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये लाइंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ। मतलब इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है। जैसे सर ने बताया कि इनको, मतलब कि इन्होंने बताया कि आइडिया कहाँ से आया कि जब यूरिया और डीएपी की खाद खरीदने गए तो वहां पे इनको फर्क समझ में आया कि हम पैसा क्यों देना है, इसकी जगह में पैसा क्यों देना है। हाँ। तो वही चीज कि जब भी आप पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप जो वर्ड्स लिखे गए ना, उनकी मीनिंग आपको पहले समझ में आनी चाहिए कि ये वर्ड्स क्यों लिखे गए हैं या फिर हमें क्यों पढ़ना है। सर इकोनॉमिक्स में मेन बात ये है कि बच्चों को टर्मिनोलॉजी जो है समझ आनी चाहिए। जैसे मुद्रास्फीति है, अपस्फीति है, ये सब जो कुछ ऐसे टर्म है सर, बच्चों से कई बार मैं पूछ लेता हूँ कि व्यापार चक्र बताओ क्या है, तो बच्चे इस चीज में फंस जाते हैं। या इवन यहाँ तक कि बच्चे सुने हुए हैं कि मांग क्या होता है, लेकिन एक परफेक्ट डेफिनेशन अगर बच्चों से पूछा जाए कि सही परिभाषा क्या होगी मांग की, तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही बच्चे निकलेंगे। अगर 100 बच्चों में से देखा जाए बहुत कम ही बच्चे सर, मिलेंगे जो जैसे मेरा कि कहना मांग है का कि- डेफिनेशन दे पाएंगे जी, सही तरीके से। इस समय में। इकोनॉमिक्स मुझे लगता है बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। मैम मुझे तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ही लग रहे हैं। डेली लाइफ से जोड़ करके देखें इसको तो यहाँ- बहुत आसान हो जाता है समझना। हाँ, क्योंकि जैसा कि मुझे हम लग बोलते रहा है हैं कि कॉमर्स ही जीवन है। कॉमर्स ही जीवन है। हाँ जी, सही हाँ बात। जी। और यहाँ पे मुझे तीनों सब्जेक्ट बहुत बिल्कुल। प्रैक्टिकल लग रहे हैं क्योंकि तीनों में पैसे की बात हो रही है। सर ने भी बताया अकाउंट्स के हाँ, बारे में, बिल्कुल मैम ने सर। भी बताया व्यापार के बारे में। सर एक और लाइन मैं सर भी ऐड बता कर रहे दूं, हैं। एक लाइन में ऐड जी, कर जी। दूं, जिसे बिजनेस स्टडीज के लिए सौम्य मैम है ना, जी। तो सिद्धांत दिखाती हैं कि पूरे व्यवसाय को आप चलाएंगे कैसे, कौन डायरेक्टर होता है, हेड होता है, या फिर उसके अंदर कितने लोग बिजनेस काम रन करते कैसे हैं, करना है। बिल्कुल। Management। तो हैंडलिंग Management। वो यहाँ से समझ आती है।
फिर बात आती है कि सर इसमें मुझे टैक्सेशन जानना है, टैक्सेस क्या होते हैं, ये प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में फर्क क्या है, तो वो मैं उसको देता हूं कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर में ये चीजें हैं। और फिर वो सारी चीजें, अगर आपको टैक्सेस से बचना है कि सर टैक्स में पे नहीं करना चाहता हूं, कानूनी रूप से बचना चाहता हूं, तो फिर विजय बिश्रा सर हैं, आपको ट्रिक देते ही हैं लेखा शास्त्र के अंदर। मैम व्यापार खड़ा करती हैं, सर व्यापार को बड़ा करने में मदद करते हैं और व्यापार में लाभ कितना होगा इसका हिसाब हम रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का सारा कंसेप्ट सर विजय मिश्रा सर संभालते हैं। एक लाइन में कहें सर, इकोनॉमिक्स एक प्लानिंग है कि मुझे तो पूरा बिजनेस कॉमर्स ही लग रहा है कि सब पूरे पैसे की बात हो रही है। सर तो क्या कॉमर्स में मैथ्स का भी कोई रोल होता है कि नहीं होता है? हाँ जी मैम, जैसे 3 सब्जेक्ट तो मेन हो गए, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो 2 ऑप्शनल आपको लेने होते हैं। उसमें अब मैथ्स के साथ क्या होता है ना कि जैसे इन फ्यूचर आप स्कोप देखोगे, जैसे सीए का एग्जाम होता है, बाकी सारे जो एग्जाम्स होते हैं, यूजी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है ना मैथ्स का रोल होता है। जैसे आप बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें भी मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप सीयूटी वगैरह देना चाह रहे हो तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि मैथ्स का क्या क्या स्कोप है अगर बच्चा एज ए ऑप्शनल मैथ्स सब्जेक्ट से जा रहा है। तो विजय मिश्रा सर आपसे स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चा जैसे ले लिया, कॉमर्स ले लिया, 11th की तैयारी उसने की, 12th ले लिया क्या लेगा ही। हाँ तो 11 12th उन्होंने पढ़ा, तो इन फ्यूचर जैसे साइंस स्ट्रीम में होता है, बाकी और स्ट्रीम में होता है, मैथ्स का बच्चा है तो जेई की तैयारी करता है, और अगर मान लेते हैं बायो का बच्चा है तो मेडिकल की तैयारी करता है, तो अगर कॉमर्स का बच्चा है तो वो क्या करेगा, मान लेते हैं 11th या 12th के बाद? वैसे तो करियर के ऑप्शन तो बहुत है सर। अब जैसे एक होता है एक जनरल करियर जो लगभग सब लोग को पता होता है, वो फॉलो करते हैं। हाँ जी, नॉर्मल करियर मतलब कि क्या उसको क्या क्या ऑप्शन ऐसा है कि इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर जनरल बात किया जाए तो उसमें बच्चे जो है कर लेते हैं, बीकॉम कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन वगैरह करेंगे, ठीक है, किसी को टीचिंग करता है तो बीएड वगैरह करके टीचिंग का अपना काम करेगा, ठीक है, ये सब जनरल बातें हो गई और ये लगभग हमको लगता है सारे लोग को पता भी होता है। कुछ चीज़ें होता है कॉमर्स की स्पेशलाइज, जिसमें बच्चे एकदम चाहते हैं कि हमने कॉमर्स लिया, वो ड्रीम ही होता है उनका कि कॉमर्स लेंगे तो हमें ये करना है। जैसे अगर आप कॉमर्स के अगर बच्चों से पूछेंगे तो लगभग 70 to 80% बचेंगे कि हमें सीए करना है, ये होता ही है। बहुत ठीक फेमस कोर्स है, सबसे फेमस है। एज ए मैथ्स स्टूडेंट मैंने भी बहुत सीए के बारे में सुना है कि सीए जैसा कुछ होता है, जैसे मैथ्स में जेई वगैरह का नाम बहुत ही चलता है, वैसे कॉमर्स में सीए का नाम चलता है। सबसे प्रोफेशनल कोर्स है, तो सीए करना है, फिर उसी की तरह हो जाता है सीएस हो जाता है, फिर उसके बाद सीएफए हो जाता है, फिर उसके बाद जो है आपके बहुत से ऑप्शंस हैं। आप किसी को मैनेजमेंट करना है तो बीबीए एमबीए की तरफ जाता है, फिर इसी तरह से अपने ढेर सारे ऑप्शंस हैं। किसी को कॉस्ट मैनेजमेंट सीखना है, किसी को कुछ सीखना है, तो ऐसे करके ये सब प्रोफेशनल कोर्स हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चा अपना करियर किस लेवल पे बनाना चाहता है। कुछ लोग होते हैं कि यार सादा जीवन उच्च विचार टाइप का आदमी होते हैं जो ज़्यादा बोझ नहीं लेते हैं, तो ज़्यादा बोझ नहीं लेते तो वो क्या करते हैं, उनको पता होता है, उनका पूरा फ्लो पता होता है कि भाई हमने 10th के बाद जैसे 11th लिया, 11th के बाद 12th लिया, हमें पता है 12th के बाद बीकॉम आता है, मतलब ग्रेजुएशन में बैचलर ही जानते हैं, वो बैचलर ही जानते हैं कि हमें बैचलर करना है। उसके बाद हमें जो है अगर और उसको पढ़ने का मन है तो एमकॉम कर देना है, फिर नेट करके भाई यहाँ प्रोफेसर बन जाना है। एक ये तरीका होता है एक साधारण जीवन। और कुछ लोग होते हैं जिनको वो डिसाइडेड होता है कि हमें यार बड़े बड़े जो है कॉर्पोरेट्स कंपनियों में काम करना है, इन सब में करना है, तो वो लोग क्या होते हैं प्रोफेशनल कोर्स की तरफ भागते हैं और वो अपना एक अंदर से जो भाव होता है कि हमें जैसे मैनेजमेंट हम अच्छा कर सकते हैं, शुरू से घर में देखा है प्रोग्राम को मैनेज करते हुए, उनको फील हो जाता है कि हम मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, तो बीबीए एमबीए की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पैसे की ज़्यादा जो है वो होती है, ललक होती है, पैसे में उनका दिमाग ज़्यादा लगता है, तो वो सीए कर लेते हैं भाई, टैक्स बचाना, टैक्स के बारे में समझना, उसके साथ साथ कंपनी की जो है फाइनेंशियल एडवाइजरी बनना, ये सारी चीज़ें, तो ये सब प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बच्चे जाते हैं। मतलब कि बहुत सारे स्कोप्स हैं कॉमर्स में। जैसे ही आप कॉमर्स लेंगे उसके बाद पढ़ाई करेंगे, सर ने ही बता दिया है कि भाई क्या क्या स्कोप है इन फ्यूचर, बहुत सारे स्कोप्स हैं, इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटी सर ने बता दिया। सर छोटू सर एक जेन्युइन क्वेश्चन सर आता है बच्चों का कि सर क्या कॉमर्स लेने के बाद एनडीए में बच्चा जा सकता है, एनडीए की तैयारी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कॉमर्स का बच्चा तो आजकल सर वो कहते हैं ना कि कहीं भी जा सकता है, बस उसका मन होना चाहिए। सर मेरा मानना है कि बच्चे बस आज सोचें कि उन्हें करना क्या है, उनके लिए सारी करियर ऑप्शंस खुले रहते हैं। इवन यहाँ तक मैं कहता हूँ कि बच्चे अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहें, अब देखो ना कि पैसा कहाँ दौड़ रहा है, आपको ऐसा नहीं पता चलेगा। सिक्के को गिरा के देखिए कि सिक्का जाता कहाँ है, सिक्का अगर नीचे गिरता है तो कोई ना कोई उठाएगा, फिर उस बंदे को पता करिए कि वो है कौन। या तो कोई ऐसा इंसान होगा जो डेली लाइफ को जीना चाहता है बहुत अच्छे से, तभी तो उसे पैसे से मतलब है, तभी तो वो पैसे उठाएगा। तो पैसा जहां जहां जाता है कॉमर्स का बच्चा वहां जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि कॉमर्स का बच्चा जो है वो पैसा कमाना भी जानता है, पैसे को खर्च करना भी जानता है, पैसे को बचाना भी जानता है, और एक कंपनी को सही दिशा भी देना जानता है।
तो वो सारा चीज कॉमर्स के बच्चों के पास है। तो कॉमर्स का बच्चा आजकल बोला बाला नहीं, स्मार्ट होता है। जी जी। इसमें तो एक जैसे चीज हम सर ने ऐड करना बताया, चाहेंगे, जैसे कि आपने बोला कि एनडीए, यानी आपके पूछने का मतलब है कि बच्चा कोई फोर्स में जाना चाहता है। हाँ बहुत डाउट्स रहते हैं सबसे कि ज्यादा कोर्स में जा सकता है कि नहीं जा क्योंकि सकता हमने है। भी जितना टीचिंग किया उसमें कॉमर्स के बच्चों को अक्सर पता नहीं होता है कि साइंस नहीं लिया, अब कॉमर्स ले लिया, बाद में पछतावा होने लगता है यार हमें फोर्स में जाना, हमें फोर्स में जाना, क्या करना होगा। तो मेरा खुद का एक दोस्त है जो एयरफोर्स में है, कॉमर्स बैकग्राउंड का, बीकॉम करके। तो ऐसा है कि फोर्स में, अब जाहिर सी बात है जहाँ पैसा वहाँ कॉमर्स का जॉब होगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि एयरफोर्स जो चल रहे हैं या फोर्स जो चल रहे हैं वो बिना पैसा के चल रहे हैं, वहाँ पे भी तो पैसे के हिसाब किताब करना होगा, यानी वहाँ पे भी अकाउंटेंट का जॉब होता है, तो वहाँ पे वो जा सकता है। सर एनडीए में बच्चे ऐसे भी मानते हैं कि एनडीए जैसे अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में, यानी कि मेरी जो पास्ट जनरेशन है उसमें कोई ना कोई डिफेंस सेक्टर में होना चाहिए, तभी वो चीज़ें पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा जो एनडीए में जाना चाहता है जा सकता है। जरूर नहीं कि उसके वो पीछे बैकग्राउंड क्या है या फिर वो किस लेवल तक की अभी पढ़ाई करी है। नहीं, मुझे जहाँ तक हाँ। लगता है कि जैसा सर मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा 12th के बाद जा रहा है, जैसे किसी एग्जाम की एलिजिबिलिटी, किसी या फिर गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी अगर सिर्फ 12th एग्जाम तक है तो मैटर नहीं करता आप कॉमर्स से हो या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हो। सिमिलर 10th के बाद अगर कोई है तो वहाँ पे भी स्ट्रीम मैटर नहीं करती है। तो वहाँ पे अगर आपका एनडीए का जो है 12th पास एग्जामिनेशन है तो वहाँ पे आपको मैटर नहीं करता आप कौन सी स्ट्रीम से हो, तो वहाँ आप जा सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। सौम्या मैम, बीएसटी में कुछ रेफरेंस बुक जिससे बच्चा पढ़ के अच्छे नंबर्स 95 जो टॉपर्स अक्सर फॉलो करते हैं और अक्सर बातें करते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ी है, तो आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ सर बिल्कुल। मैं देखती हूँ क्लास 11th में बच्चे बहुत प्रॉब्लम में यही रहते हैं कि कौन सी बुक लें, क्योंकि अब इतने ऑथर्स आ चुके हैं, इतनी कई सारी बुक्स आ चुकी हैं, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मेरा कहना है एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। मतलब एनसीईआरटी की किताबें बीएसटी के लिए बेस्ट किताबें हैं। आप उसको तो ज़रूर रखिए और पढ़िए उससे, उसकी सारी हेडिंग्स, सारा लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चंस जो हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको। वो आपके 11th में भी और 12th में भी, दोनों में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ ही एक रेफरेंस बुक रखिए, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि 2-3 ले लिया। आप 2-4 किताबें लाने के बाद बच्चा खुद ही भटक जाता बहुत है, पढ़ते ही नहीं है। नहीं, उसको लगता है कि ये तो मतलब इससे पढ़ें कि इससे पढ़ें कि इससे पढ़ें, फिर कंफ्यूजन बढ़ता है। तो ये नहीं कहूँगी आप कोई टीचर नहीं हो, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो आपको वो बुक लेनी चाहिए जिससे आपको समझ में आए। मेरा कहना है आप जाइए बुक स्टॉल पे जाइए, 2-3 ऑथर्स के बुक निकालिए, आपको क्या लग रहा है इजी। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है किसी ऑथर की तो वो बुक आपके लिए बेस्ट होगी। जी मैम। फिर भी जहाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो किया जाए, तो ऐसी एक बुक मैं आपको रेफ़र कर सकती हूँ बीएसटी के लिए। आप ओपी गुप्ता का ले लो, स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अच्छी किताब है ओपी गुप्ता की, आप ले सकते हो बीएसटी के तो लिए। बच्चे आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस मैच करा लेना, उसके बाद जैसे मैम ने बताया कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। उसके साथ आपको लगता है कि भाई मेरे पास बुक कम है तो आप एक मतलब उसके साथ एक रेफरेंस बुक रख सकते हो, जिससे आपको कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना कि क्वेश्चंस जो है ना वो लिमिटेड है, तो उसके साथ अगर आप रेफरेंस बुक रख रहे हो तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। छोटू सर, आप इकोनॉमिक्स का अगर कोई बच्चा है रेफरेंस बुक रखना चाह रहा है तो कौन सी बुक ले या फिर किस बुक से पढ़े जिससे उसको लैंग्वेज वगैरह अच्छे से समझ में आए? सर बच्चा अगर क्लास 11th में है तो इकोनॉमिक्स के अंदर 2 पेपर पढ़ने होते हैं जी। एक भारतीय अर्थव्यवस्था है जी। भारतीय आर्थिक विकास नाम दिया गया है उसका एनसीईआरटी के अंदर, और एक है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। ये जो 2 पोर्शन है ना सर, मैं मानता हूं कि ये दोनों पोर्शंस 11th में अगर बच्चे मिस कर देते हैं, गलती से भी कम पढ़ते हैं या फिर इग्नोर करते हैं कुछ टॉपिक्स को, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें 12th में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ये जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर टर्मोलॉजी आता है, ये कुछ टर्मोलॉजी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगा। स्टेट बोर्ड के बच्चों को समष्टि अर्थशास्त्र में ये पेपर दोबारा से देखने को मिलता है। सारे कंटेंट्स लगभग जो टर्मोलॉजी हैं खास करके वो सुनने को दोबारा मिलेंगे। सांख्यिकी को अगर छोड़ा तो ये मैं मानता हूं कि डायग्राम जो आपको प्रॉब्लम होता है क्लास 12th के अंदर में, वो इसलिए होता है क्योंकि आपने कोरिलेशन को नहीं पढ़ा। कोरिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं कहूंगा, जिससे कि बच्चे डायग्राम बनाना सीख जाते हैं कि कोई डायग्राम रिलेटेड होते हैं, मतलब क्लास 11 12
एग्जाम हमें सिर्फ 12th का देना होता है बोर्ड का, बट क्लास 11 से ही रिलेटेड तो क्लास 12th होता है। जैसे पहले तो दोनों का साथ में होता था, अभी तो सिर्फ क्लास 12th का एग्जाम बोर्ड होता है। बट जैसे आप बता रहे हो कि क्लास 11 की कुछ टर्मिनोलॉजी है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्लास 12th को रिलेट नहीं कर पाओगे। जी सर, जी सर। तो आप रेफरेंस बुक की बात कर रहे थे हम लोग। जी हाँ। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं खास करके कहता हूं कि बच्चों को कि आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे जरूर। उसमें डेटा जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप जैसे डेटा का कोई भी ले लीजिए, चाहे तो बेरोजगारी दर का हो, इन्फ्लेशन रेट क्या है इस चीज़ का है, महंगाई दर क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको एनसीईआरटी ही लेना होगा। अगर आप रेफरेंस कोई बुक उठाओगे तो उसमें थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर दिखता है और वहां पर सटीक माना जाता है फिर एनसीईआरटी के कंटेंट को। अगर एनसीईआरटी के अंदर भी आपको लगता है कि सर मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा, एनसीईआरटी मेरे पास रिवाइज वाली भी है ना, और ओल्ड वाली भी है, तो ऐसे में फिर हम लोग जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स होता है गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट बजट आ जाता है, तो बच्चे तो खुद से नहीं ढूंढ पाते, तो बात सच है, क्योंकि हर एक बच्चे को बजट शुरुआत से समझ नहीं आते, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में कहाँ पर कौन सा डेटा ये समझ नहीं आता। तो इसके लिए फिर जो है वो टीचर से सजेशन ले सकते हैं इस बारे में, इंडियन इकोनॉमी का खास करके, क्योंकि एक ऐसा पेपर है जो कि आप डेटा के साथ अगर छेड़छाड़ कर दिए या फिर आगे पीछे कुछ कर दिया तो फिर गड़बड़ी तय है, और आप डेटा को कम या ज्यादा नहीं बता सकते। ये कई बार लगता है कि सरकार के विरोधी तो नहीं हो गए, तो इसलिए हम लोग डेटा के साथ बड़ा सतर्कता से काम करते हैं। आपने गलत बता दिया तो फिर हाँ यही चीज है। वैसे भी बजट तो अपडेट होते रहते हैं। हाँ। तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, या फिर ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो जो बजट वाला पोर्शन है, ठीक है, जो स्टैटिक्स नहीं है, जो चेंज होता रहता है समय के साथ, जैसे बजट पास हुआ तो आप उसको क्या कर सकते हो, टीचर से अपने पढ़ सकते हो, या फिर नई वाली एनसीईआरटी से। डायनेमिक पोर्शन तो बच्चों को टीचर से ही लेने पड़ेंगे वो चीजें। उसको आपको देखना पड़ता है कि मतलब चेंज क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। सर एनसीईआरटी तो बच्चे पढ़ेंगे जी, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं कभी भी एनसीईआरटी फॉलो करना नहीं कहता, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना सर, एक लिमिटेड सारी चीजें बताई गई है वहां पर, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं है, एनसीईआरटी बहुत बेस्ट होती है, बट जहां तक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने के साथ स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ना होता है, जिस हिसाब से मुझे लगता है वो साइड बुक ही ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चे। और इसके लिए मैं टीआरजेन की बुक सजेस्ट करता हूं बच्चों को। टीआरजेन के अंदर में क्या है कि बच्चों को वहां पर क्वेश्चंस की वैरायटीज बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के अंदर में खास करके। और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत अच्छी बुक है संदीप गर्ग की, जो कि संदीप गर्ग के अंदर में डेटा भी आपको सेम टू सेम मिल जाता है एनसीईआरटी से। अब कहेंगे बच्चे सर कि टीआरजेन का भी एनसीईआरटी टीआरजेन की तरह ही बिल्कुल संदीप गर्ग की जो बुक आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, वो टीआरजेन की भी आती है। जो संदीप गर्ग की बुक है सर, वो टीआरजेन की भी बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो क्या टीआरजेन की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है? कंपैरिजन अगर दोनों का कर लूं मैं, तो मैं फिर कहता हूं कि संदीप गर्ग की ही बुक बेस्ट है इस मामले में, क्योंकि थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ, क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ, और उस लेवल के क्वेश्चन जो कि 12th स्टेट बोर्ड में होने चाहिए, वो लिखे गए हैं दोनों बुक सर, टीआरजेन और जो संदीप गर्ग की बुक है, वो सीबीएसई के बच्चों को ध्यान में रख करके लिखा गया किताब है, ठीक है, लेकिन वो जो पूरा का पूरा उसमें कंटेंट है वो स्टेट बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जी जी सर। तो मतलब कि आपको ऐसी बुक फॉलो करनी है जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत थ्योरी भी मिल जाए। जैसे एनसीईआरटी से तो आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी क्या है ना कि सारी थ्योरी उन्होंने कवर की है, बट जब आप क्वेश्चंस की बात करोगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है ना, हर टॉपिक पे एक दो क्वेश्चंस हैं वैरायटी के, उसके बाद वो आगे बढ़ गए। बट अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो आपको रेफरेंस बुक के साथ ही करनी पड़ेगी। करनी है नहीं सर, मुझे लगता है कि बच्चों को स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। करनी चाहिए क्योंकि स्टैटिक्स वाले पोर्शन में तो क्वेश्चंस ही आने हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में, तभी आप लोग जो है अच्छा नंबर्स ला पाओगे। सर अकाउंटेंसी में भी ऐसा कुछ है कि मतलब कि आपको अलग करना है, कुछ रेफरेंस बुक से पढ़ना है? देखिए सर, जैसा कि सर ने बताया कि स्टैट्स जो है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जी, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से इन्होंने बोला कि साइड बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से। जी, सेम यही काम यहाँ भी है, इसीलिए हम एनसीईआरटी को देखना भी मतलब कह लो कि उतना अच्छा नहीं लगता। रीज़न क्या है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन एकदम कम है और है अकाउंटेंसी, कोविड के बाद से तो बहुत ही कम हो गए, और टॉपिक्स भी बहुत शॉर्ट में बता दिए गए हैं। मतलब अकाउंटेंसी की हम बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं अच्छे हो, लेकिन हमारा एनसीईआरटी जो है अकाउंटेंसी में उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए अगर अकाउंटेंसी को बहुत डीप में जाना है, बहुत अच्छे से जानना है, तो साइड बुक ही लेना पड़ेगा, रेफरेंस बुक ही लेना पड़ेगा।
एनसीईआरटी आप बस एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, उसकी तरह रख लो, सहायता के लिए भाई थोड़ा मोड़ा देखो, पलट के देख लो, थोड़े से और क्वेश्चंस देख लो, थोड़ा सा और आ जाए। और स्टेट बोर्ड की खासकर बात करें तो स्टेट बोर्ड में क्या होता है, हर एक स्टेट अपना अपना कुछ जो है पैटर्न फॉलो करता है क्वेश्चंस का। क्वालिटी के क्वेश्चन, जैसे अलग अलग क्वालिटीज के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग टर्म्स के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे हम बात करें स्पेशली बिहार का और यूपी का, तो यूपी बोर्ड क्या होता है, यूपी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बिहार बोर्ड में क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब यूपी बोर्ड के कंपेरिजन थोड़े शॉर्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा होते हैं हाँ, MCQ। और यही बात था कि और बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो इसीलिए हम जब बुक की बात करते हैं तो हम अलग अलग स्टेट को अलग अलग जो है रेफरेंस बुक बताते हैं। यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में 2 किताबें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और एक किताब तो इतना अच्छा है कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। जो उस किताब के क्वेश्चन होते हैं, अगर अच्छे से आपने लगा लिया तो उस क्वेश्चन के सेम टू सेम क्वेश्चन, यहाँ तक कि संख्या भी, डिजिट भी, नंबर्स, हाँ हाँ, मतलब कि ऐसा आता है ना कि नाम बदल दिया, संख्या बदल दिया क्वेश्चन में, कभी कभी होता है एकदम छपा छपा है हाँ, क्वेश्चन। मोहन की जगह श्याम नहीं होगा, हाँ, मोहन ही तो रहेगा यही बात एग्जाम है। में भी। बिल्कुल, तो ऐसा है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे बेस्ट है जो छपा छपा वाला हमने बात किया, उसके लिए एस एम शुक्ला जो किताब है, वो साहित्य भवन पब्लिकेशन का होता है। मतलब स्टेट बोर्ड में बोला जाए तो ज्यादातर बुक साहित्य भवन ही छापता है, लेकिन उसमें ऑथर्स अलग अलग होते हैं, राइटर्स अलग होते हैं। तो एस एम शुक्ला स्टेट बोर्ड में, यूपी स्टेट बोर्ड में न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत बेस्ट किताब है। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन उन्हीं न्यूमेरिकल्स ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो आपको एक और किताब लेना पड़ेगा, वो है आरसी अग्रवाल। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पढ़ो आरसी अग्रवाल से और न्यूमेरिकल्स लगा लो एसएम शुक्ला से, ये ज्यादा बेस्ट हो जाता है। तो बच्चे, जैसे सर लोग कह रहे हैं कि आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, और रेफरेंस बुक इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे आप लोग क्लास 12 का एग्जाम दोगे तो उसके बाद आपको करियर ऑप्शंस की भी बात करनी है हमें। तो एक करियर सेकंड इसमें और हमें ऐड करना था, ये तो हो गया यूपी बोर्ड की बात, हमने कर लिया कि यूपी बोर्ड में ये दोनों किताबें जरूरी हैं। अब बात करते हैं अगर हम इसमें बिहार बोर्ड में आ जाएं, तो बिहार बोर्ड में जैसा कि छोटे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और वैराइटीज क्वेश्चन में बहुत हो जाते हैं, तो इसीलिए बिहार बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट किताब है। और ये बिहार बोर्ड क्या, ओवरऑल हम बोलेंगे सारे बोर्ड में अच्छी किताब के तौर पे इसको देखा जाता है। एसके सिंह, ये भी शायद वो नहीं छापता है, एसके सिंह की किताब बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। बिहार बोर्ड वाले बच्चों से स्पेशली मेरी गुजारिश है, तो आप लोग जरूर इसको फॉलो कीजिएगा, इसको जरूर लीजिएगा। क्लास 11 की किताब में भी एसके सिंह बहुत अच्छी है, और 12th की बात करें तो 12th में भी एसके सिंह परफेक्ट है। एक ही किताब है, सबसे बेस्ट है। जी हाँ, तो अकाउंटेंसी में आपको बुक्स फॉलो करनी है, बाकी सब में भी आपको बुक्स ही फॉलो करनी है। एनसीईआरटी तो आपको मस्ट है ही है, उसके साथ साथ रेफरेंस बुक भी फॉलो करनी है। सर छोटू सर, आप रेफरेंस बुक क्यों फॉलो करनी है? क्योंकि जैसे करियर ऑप्शंस में ना, जैसे हम लोग 12th के बाद जब जाएंगे तो वहाँ पे हमको क्या होगा ना कि हमको CUT का एग्जाम देना है, या फिर और बहुत सारे एग्जाम्स देने होते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, कोई एक करियर सोच करना होता है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे भी हेल्पफुल होता है कि नहीं होता, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। अगर बच्चे साइड बुक पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, और अगर सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को एक बार शुरुआत से अंत तक देख लेते हैं, केवल देखना है उनको, पढ़ना कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ पढ़ना कुछ नहीं है एनसीईआरटी के अंदर में। पहले आप साइड बुक कवर कर लो, बहुत अच्छे से कवर करना, वो आपकी इंटायर सिलेबस को कवर कर देता है। कुछ भी टॉपिक्स आपके छूटेंगे नहीं, चाहे तो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, सारी चीज़ें कवर हो जाती है। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी लगाते हो तो एक वही चीज़ हो गया ना कि जूता तो खरीदा, पहना भी, अब पॉलिश लगा रहे हैं। तो पॉलिश लगाने का काम एनसीईआरटी का है बहुत अच्छे से। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का जो विजुअलाइजेशन है, दिमाग में वीडियो नहीं बन रही है, तो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी से तुम्हारी सोच समझ, तुम्हारी विवेक बुद्धि सब कुछ बढ़ेगी, और तुम देख पाओगे, मन ही मन देख पाओगे सारी चीज़ों को जो तुम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो तुम सीख पाओगे कि आसपास में ये घटनाएं हो रही है पहले से, हमारे आसपास में क्या चल रहा है। और वैसे भी इकोनॉमिक्स बहुत ही रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है, हमारी दैनिक लाइफ से बहुत ही रिलेटेड सब्जेक्ट है। कहीं भी आप जाओगे मार्केट में, सब्जी वगैरह खरीदने जाओगे, वहाँ पे भी आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो मैम, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे बीएसटी का, जैसे कि आपने पहले भी बता दिया? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक मैंने सारी लोगों की बात सुनी, तो मुझे बस ये लग रहा है कि थ्योरी सब्जेक्ट के लिए तो आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, पढ़ना ही चाहिए, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल के लिए आपको रेफरेंस बुक देखनी ही पड़ेगी। तो कंक्लूज़न यही ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी बेस्ट तो है ही, आपको कंपटीशन देना है, आगे कुछ भी करना है, पीसीएस आईएएस में जाना है, तो एनसीईआरटी को तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, गवर्नमेंट एग्जाम में एनसीईआरटी ही फॉलो होता है, या फिर एंट्रेंस वगैरह उसमें भी एनसीईआरटी फॉलो होता है, तो एनसीईआरटी तो देखना ही चाहिए। एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, एक बार तो पढ़ ही लो एटलीस्ट। और आपके पास प्रॉपर समय होता है, एक साल में आपको पतली सी एनसीईआरटी है, बिल्कुल।
पहले तो बहुत बड़ी थी एनसीईआरटी, उसमें बहुत सारे और सर चैप्टर्स। बहुत सस्ती भी है। हाँ वो तो ठीक है, अभी क्या ना एनसीईआरटी को इन्होंने बहुत कम कर दिया है, तो बहुत सारे चैप्टर्स इन्होंने रिमूव कर दिए, टॉपिक्स भी रिमूव कर दिए हैं। तो एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही सकते हो, उसके साथ 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 आप रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हो, जिससे आपको इन फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस में इन फ्यूचर जब आप कोई भी कोर्स लेने जा रहे हो, जैसे सीए हो गया, बाकी सीए में जो कोर्सेज हैं उसमें आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो सर जो बच्चों के डाउट्स थे, ठीक है, जैसे बच्चों के एक डाउट्स तो हम लोगों ने ले लिया कि भाई आप सैनिक वगैरह में जा सकते हो, एनडीए वगैरह का कोर्स कर सकते हो। कुछ बच्चों के जेन्युइन डाउट्स होते हैं, जैसे सीए एग्जाम की बात सर ने की कि क्या सीए का एग्जाम, जो पेपर की बात कर रहे हैं, कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्या पेपर जो है हिंदी में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे और सकते हैं सेम सर। सर सीयूटी के बारे में भी आप बता दीजिएगा कि हिंदी में दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि कॉमर्स वाला जो हिंदी मीडियम है ना, इसमें बच्चे ना हिंदी वाले सारे स्टेट बोर्ड्स के, यूपी बिहार के जो ऐड हैं वो तो है ही है, जो बाकी स्टेट बोर्ड्स के भी वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में ये जेन्युइन डाउट्स होता है कि सर फॉर्म तो भर देंगे, पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे हिंदी में। सर मैं एक एक करके दोनों चीज़ें कवर करता हूँ। पहले तो जो बच्चे सीयूईटी के लिए जा रहे हैं, उन बच्चों से एक चीज़ मैं शुरुआत में कहता हूँ कि लैंग्वेज की चिंता मत करो। सीयूईटी तो तैयार इसीलिए किया गया है कि आप अपने आप को निखारो। पहले मौका नहीं मिलता था सर बच्चों को। जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन पहले कैसे हुआ करते थे कि 12th में आपके स्कोर क्या है, जी, 12th के स्कोर के बेस पर उसके अलग एंट्रेंस हुआ करते थे। 96 के ऊपर जाते थे। हाँ, और इकोनॉमिक्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में तो मारामारी होती थी सीट के लिए। लेकिन अब जो है वो सीयूईटी का पूरा एनटीए का जो खुलासा हुआ है, सीयूईटी यूजी जो बच्चे देंगे उसमें तो लैंग्वेज का कोई ऐसा परेशानी है ही नहीं। सीयूईटी का पैटर्न ये कहता है, या फिर उसके जो पूरा का पूरा सांचा ढांचा है वो ये कहता है कि हम दूर सुदूर ग्रामीण इलाके में जो बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं फाइट कर सकते हैं बाकी बच्चों से भी, अब वो किसी लेवल तक भी तैयारी किए हो, लेकिन सीयूटी का एक अच्छा मौका देता है, वहां पर भी आप पेपर चुनाव कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मतलब एक तरीके से बच्चा अपने कैरियर को बूस्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहला डिसीजन यहां पर आता है कि लैंग्वेज कौन सा रखे, उसके अंदर डोमेन पेपर का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होगा। 10 डोमेन पेपर तो अभी ले सकते हैं बच्चे, और साथ में क्या है कि एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एक लैंग्वेज हो गया, हिंदी या फिर इंग्लिश, वहां पर तो ऑप्शन मिल ही रहे हैं बच्चों को। डोमेन पेपर अपने अनुसार रखेंगे, डोमेन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो भी आप कोर्स टारगेट कर रहे हो उसके सब्जेक्ट के अनुसार। हाँ, क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो दोस्तों को देख करके या फिर पेरेंट्स ने क्या सजेस्ट किया उसको देख करके रख लेते हैं। मैं कहता हूं कि 12th के बाद है ना, दो चीजें अपनी मर्जी से करनी चाहिए, एक तो कैरियर और एक समझ ही गए होगे सर शादी विवाह होता है। जी जी, तो सर ये दो चीजें बच्चों को खुद से डिसाइड करना होता है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को उसमें शामिल ना करें, पेरेंट्स के और जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपके टीचर्स होंगे, इन सबका सलाह रहेगा, बट ध्यान रखना कि इन सबकी बातें मिलनी चाहिए। डिसाइड तो खुद ही से करना हाँ, है। डिसाइड खुद ही करना है। तो ये सिर्फ आपको प्लान करने में मदद कर सकते हैं। कैरियर आपको लेकर के जाना है आगे, जीवन आपको चलानी आगे। तो आप देखो कि किस सब्जेक्ट के साथ आप दुनिया के आगे नाम अपना ले जाना चाहते हो। जैसे सर आजकल मैं अपनी वाक्य बताता हूँ कि मैं जब किसी फ्रेंड्स के यहाँ पर जाता हूँ ना, और मैं कहता हूँ कि मेरे नंबर पर रिंग करके देखना, कॉल नहीं लग रहा, तो सर लिखता है छोटू सर इकोनॉमिक्स। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि आपके जो नाम है और आप जिस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ते हो वो दोनों एक साथ में हो जाता है। जी जी, तो एक सब्जेक्ट डोमेन पेपर इतना ज़्यादा मायने रखता है सर, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जहां पर सर ये सीए की बात है, बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि सर सीए हिंदी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहां पर भी लैंग्वेज का कोई ऐसा बैरियर नहीं है। हाँ, ये बातें जरूर है कि जो इंग्लिश वाले हैं ना सर, मतलब इंग्लिश के जो बच्चे हैं या फिर इंग्लिश के जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में लोग हैं कह सकते हैं, ये थोड़े ज़्यादा चालाक बन गए हैं। मेरे मायने में लगता है ऐसा कि हिंदी मीडियम के बच्चे खुद को कमजोर समझ रहे हैं, इसीलिए इनसे आगे दिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम के, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। रीज़न क्या था ना कि ऐसा पहले होता था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंपटीशन का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन एनटीए ने क्या किया, जब से ये एक नया फॉर्मेट बना दिया एग्जाम लेने के लिए सीयूटी, उसमें क्या कि मतलब स्टेट बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, हिंदी वाले बच्चे हैं, लगभग बराबर मौका दिया है। और इस बार का सिलेबस भी अगर आप लोग देखेंगे तो काफी चीजें देख रहे हैं सर, काफी चीजें जो है ऐसा बनाया गया जैसे लग रहा है कि स्टेट बोर्ड को ही फॉलो किया जाएगा। बल्कि और सर एक चीज और तो है, एनसीईआरटी तो हर जगह फॉलो हो रही है, तो एनसीईआरटी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम का सेम ही है। सर इकोनॉमिक्स के अंदर भी सिलेबस मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ जिससे क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों को कि सर पहले जो सिलेबस था सीयूटी के अंदर में, उसमें क्या था, इंडियन इकोनॉमी भी था, भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल पूछा जाता था, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के सवाल हुआ करते थे, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सवाल था। लेकिन अब
जो CUET का पैटर्न पूरा का पूरा है और जो सिलेबस है वो बिल्कुल स्टेट बोर्ड के बच्चों के साथ जो उनका सिलेबस है 12th के अंदर में उसी सिलेबस के साथ मैच कर रहा है CUET का। इसका मतलब है कि NTA भी चाहता है कि वो बच्चे आगे निकलें जो लगातार पीछे अपने आप को समझ रहे इसमें थे। मैं और भी ऐड करना चाहूँगी। BST में एक मतलब चैप्टर है वित्तीय बाजार जो कि CBSE में पढ़ाया जाता है लेकिन UP बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता है, तो CUET ने वो वित्तीय बाजार वाला पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। सेम यही बात हम भी बोल रहे हैं ना, मतलब हमने क्या कहने बोला का मतलब है कि स्टेट बोर्ड में जो भी सिलेबस फॉलो हो रहा है वही CUET में भी फॉलो किया जा रहा है। यही बात मैंने बोला। और हम सब जानते हैं कि हिंदी मीडियम जो होते हैं ज़्यादातर स्टेट बोर्ड के बच्चे लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएं ऐसा NTA भी चाह रहा है क्योंकि योग्यता है हमारे बच्चों के अंदर। तो आपको डरना नहीं है, आप जो है CUET का एग्जाम और CA का एग्जाम मतलब सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो आप हिंदी में दे सकते हो। यहाँ तक उसके कि- बाद की पढ़ाई जो है आप इंग्लिश में करना चाहो और तो सर इंग्लिश हम में लोग कर तो सकते है हो। ही ना। यहाँ तक कि और- मेरे भी हाँ। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें मेरे भी सब्जेक्ट जी की बात करें तो मेरे सब्जेक्ट में ऐसा ही है। जो अकाउंटेंसी में एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता था वो CBSE वाले तो पढ़ते थे, मिल जाते थे उनके टीचर्स, कुछ टीचर्स पढ़ा भी देते थे। हालांकि अकाउंट्स के टीचर पढ़ाना नहीं चाहते वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स CBSE में पढ़ा देते थे। लेकिन स्टेट बोर्ड में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को ऐसे देख मतलब एकदम उसके चैप्टर को आते ही लोग अंधा हो जाते थे टीचर्स, उसको देखना भी नहीं पसंद करते थे, टीचर्स को भी पढ़ाते नहीं थे। NTA ने भी इस बार बहुत अच्छा किया कि उसको ऑप्शनल बना दिया। अब क्या है कि भाई चाहो तो दो, चाहो तो मत दो, बाकी जो 5 हैं उससे दे लो। मतलब जो टॉप टॉपिक था उसको हाँ, हटा नहीं, के जो स्टेट बोर्ड फॉलो नहीं करता तो उस चीज को NTA भी हटा रहा है, वो भी ऑप्शनल फॉलो बना नहीं कर दिया रहा है। कि आप पढ़ना चाहो तो हाँ, दे सकते हो, तो पढ़ के। इसीलिए हिंदी मीडियम वालों को प्रॉपर चांस मिल रहा है, आराम से कॉम्पीट करें। और हमें यकीन है कि हिंदी मीडियम वाले एकदम इंग्लिश मीडियम के साथ ही पूरे बराबर बराबर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ठीक है, तो आप CA और जो बाकी एग्जाम्स हैं आप हिंदी में भी दे सकते हो और अपने सिलेबस देख लेना जो भी सिलेबस के हैं। तो सर हम लोगों ने आज सारी चीज़ें कवर कर ली, जो भी बच्चों के डाउट्स बच जाते हैं तो उन्हें हम कमेंट सेक्शन में बाद हाँ। में ले लेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये हमारे साथ कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम की पूरी टीम थी जिन्होंने पिछले 1 साल से बहुत मेहनत की है और इन्होंने बैच भी पढ़ाया 11-12 की। तो आप हमारे साथ बने रहिए कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम के साथ।